औसत, इसको हम एवरेज भी बोलते हैं। तो आज हम औसत के बारे में अध्ययन करेंगे। औसत एक महत्वपूर्ण गणितीय संक्रिया है। इसका उपयोग अर्थशास्त्र, वाणिज्य, भूगोल लगभग सभी विषयों में इनका प्रयोग होता है और ये कंपटीशन या प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम औसत के बारे में कुछ जरूरी तत्व देखते हैं और इसको बहुत ही आसान तरीके से कैसे हम संगणना कर सकते हैं इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि औसत होता क्या है। तो औसत को हम समान रूप से परिभाषित करें तो औसत सजातीय राशियों का योग और सजातीय राशियों की संख्या का भागफल औसत या गणितीय माध्य कहलाता है। अर्थात एक समान राशि का योग और उनका संख्या का भाग करेंगे तभी हमें औसत प्राप्त होगा। विजातीय राशियों से हम औसत की गणना नहीं कर सकते हैं। औसत का गणना करना सीखें इससे पहले हम औसत की उपयोगिता कहाँ कहाँ पर होती है इसके बारे में पहले हम चर्चा कर लेते हैं। तो हम देखते हैं औसत की उपयोगिता क्या क्या है, अर्थात यूटिलिटी या किन किन क्षेत्रों में औसत का प्रयोग कर सकते हैं या किसके लिए औसत का प्रयोग कर सकते हैं। पहला तो देखते हैं औसत जो है, जो भी आंकड़े दिए गए आंकड़े हैं उनका प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करता है, अर्थात बहुत सारे आंकड़े हैं उनका प्रतिनिधि प्रदान करता है। जैसे एक पूरे कक्षा का हमें गणना करना है तो हम ये मान लेते हैं कि इस कक्षा में औसत इतने प्रतिशत बच्चे पास आउट हुए हैं या इस कक्षा की औसत प्रतिशत जो है 60 के आसपास रही है। तो ये पूरे क्लास का एक प्रतिनिधित्व प्रदान करता है या दिए गए आंकड़े का प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। उसी तरीके से हम दूसरा देखें तो कोई भी आंकड़े को ये सरल तरीके से प्रस्तुतिकरण में भी अपनी अहम भूमिका निभाता है। हम जटिल से जटिल संक्रिया को औसत के माध्यम से बहुत सरल तरीके से रख सकते हैं। जैसे प्रति परिवार में औसत बच्चों की संख्या 2 है या जन्म दर इंडिया में हम देख लें तो मान लो जाए 2% है। तो इस तरीके से हम जो है औसत प्रस्तुतिकरण जो है या सरल प्रस्तुतिकरण इसके माध्यम से कर सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण इसका उपयोगिता है, हम दो आंकड़ों के संबंध में तुलनात्मक अध्ययन बड़ी आसानी से इसके माध्यम से कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसका एक महत्वपूर्ण गुण है कि हम आंकड़ों का विश्लेषण करके हम पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं। दिए गए आंकड़े जैसे गत 5 वर्षों में औसत वार्षिक वर्षा इस प्रकार रही है तो आने वाले वर्षों में लगभग औसत वार्षिक वर्षा इतना हो सकता है, इसका अनुमान भी हम इसके माध्यम से लगा सकते हैं। तो आंकड़ों का विश्लेषण भी इसके माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। देख लेते हैं औसत के जो है गुण क्या होते हैं और दोष क्या होते हैं इसके बारे में हम और अध्ययन कर लेते हैं। उसके बाद हम इसके संक्रिया के बारे में देखेंगे। तो प्रथम महत्वपूर्ण गुण है औसत का गणना करना बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल विधि से हम औसत का गणना कर सकते हैं। तो सरलता इसका पहला गुण है। उसी तरीके से हम देख लेते हैं ये सभी मूल्यों पर आधारित होता है, अर्थात औसत में जो प्राथमिक मूल्य होता है, मध्य मूल्य होता है, अंतिम मूल्य होता है, सभी का बराबर महत्व होता है और सभी मूल्यों का ये प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। उसी तरीके से हम देखते हैं इसमें तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो इसके माध्यम से भी हम, यह भी एक औसत का गुण है कि इसके माध्यम से हम बहुत ही जटिल आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। जैसे 2 वर्षों का हमें जीडीपी का अध्ययन करना है तो दोनों वर्षों का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का तुलनात्मक अध्ययन हम आसानी से कर सकते हैं। कुछ उसके दोष भी हैं, जैसे हम देख लेते हैं तो प्रतिनिधित्व का अभाव। प्रतिनिधित्व का अभाव कैसे होता है, जैसे सीमांत कोई वैल्यू रहता है वो इसको जो है बहुत ज्यादा प्रभावित कर देता है कभी कभार। तो इसमें समानता प्रतिनिधित्व का अभाव हो जाता है। जैसे हम देख लें किसी नदी का गहराई हमें मापना है तो तल में तो क्या है थोड़ा सा कम गहरा रहता है लेकिन बीच में ज्यादा गहरा रहता है। औसत हम देख लें मालजा नदी के जो है किनारे जो है 1 फीट या 2 फीट का गहरा है, लेकिन बीच में यदि अचानक से यदि 20 फीट का गहरा है तो भी हम या औसत निकाले तो 4 या 5 फीट आएगा, लेकिन गहराई बीच में ज्यादा है तो इस गहराई का अध्ययन नहीं कर पाता औसत के माध्यम से, तो इसमें प्रतिनिधित्व का अभाव झलकता है। द्वितीय अवगुण इसका हो सकता है जैसे हास्यास्पद परिणाम। जैसे हम बच्चों का गणना करें औसत के माध्यम से तो एक मोहल्ले का हम प्रति परिवार में बच्चों की संख्या हम गणना करें तो मान लीजिए यदि ये दशमलव में आता है कि 3.5, तो इसका मतलब क्या होता है कि प्रत्येक परिवार में 3.5 बच्चे हैं। तो ये हास्यास्पद परिणाम जो है प्रदान करता है। अगला अवगुण देख लें तो ये सीमांत मूल्यों से प्रभावित होता है। मतलब जैसे हम एक ऑफिस का जो है औसत वेतन हम गणना करें तो कर्मचारियों का औसत वेतन मान लीजिए 10,000 है, लेकिन मान लीजिए 11 कर्मचारी हैं बॉस को सहित जो है,
10 कर्मचारियों का औसत वेतन मान लीजिए 10,000 है और बॉस का वेतन अकेले का 2 लाख रुपए है, तो अचानक से इनका जो है औसत वेतन जो है बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ दिखता है, जबकि वेतन सिर्फ एक का ही ज्यादा रहता है, तो सीमांत मूल्य इसको बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तो हो गया इसका गुण दोष। वास्तव में ये दोष ना होकर के जो है वो इसको गणना करने वाले की गलती है, या थोड़ा बहुत तो कमी सब में रहती है, तो औसत की कमी बोल सकते हैं, दोष तो नहीं है। अब आइए देखते हैं औसत का हम गणना कैसे करते हैं। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि सजातीय राशियों का योग और सजातीय राशियों की संख्या का भागफल औसत या गणितीय माध्य कहलाता है। इसमें सिर्फ सजातीय राशियों पर ध्यान देना है, विजातीय राशियों अर्थात दूसरे इंटर रिलेटेड जो आंकड़े हैं उनका हम औसत ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसको हम निम्न सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। गणितीय रूप से इसे हम x बार के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं और दिए गए चर को हम क्रमशः x1, x2, x3, x4 या इसी तरीके से प्रदर्शित करते हैं। उनकी संख्या को हम n के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ओवरऑल देख ले तो हम इसको सिग्मा x डिवाइडेड बाई n के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर x बार औसत प्रदर्शित करता है, सिग्मा x राशियों का योग है और n जो है राशियों की संख्या है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखो, यहाँ पर 5 छात्रों की ऊंचाई दी गई है सेंटीमीटर में। इन 5 छात्रों का हमें 6 छात्र दिए गए हैं। यहाँ पर 6 छात्रों का हमें जो है औसत निकालना है इनकी हाइट का। जैसे पहले छात्र का हाइट दिया गया है 168 सेंटीमीटर, दूसरे का 158 सेंटीमीटर, थर्ड स्टूडेंट का है 182 सेंटीमीटर, नेक्स्ट का है 175 सेंटीमीटर, 145 सेंटीमीटर एंड लास्ट स्टूडेंट का है 162 सेंटीमीटर। यदि हम इसका औसत निकालें तो इसका औसत होगा x बार इक्वल टू सिग्मा x डिवाइडेड बाई n। सभी का हम योग कर देंगे, 168 प्लस 158 प्लस 182 प्लस 175 प्लस 145 प्लस 162 डिवाइडेड बाई 6। इस तरीके से इसका टोटल योग आ जाता है 990 डिवाइडेड बाई 6। ओवरऑल 165 सेंटीमीटर इन छात्रों की औसत हाइट या औसत ऊंचाई होती है। तो हम क्या करते हैं, दिए गए हाइट है उनका टोटल जो है इनकी संख्या से भाग कर देंगे तो हमें औसत ऊंचाई प्राप्त हो जाता है। ये तो एक सरल संक्रिया हो गई। कुछ एडवांस क्वेश्चन हम देखते हैं और उसके बारे में गणना करते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, जैसे एक व्यक्ति प्रति माह बैंक ऑफ बड़ौदा के अंशों में 6,000 रुपए निवेश करता है। गत 5 माह में उसने अंशों को 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए, 48 रुपए व 75 रुपए प्रति अंश की दर पर खरीदा। उक्त अवधि में उसके द्वारा खरीदे गए अंशों के औसत मूल्य की गणना कीजिए। तो यहाँ पर गत 5 महीने में एक व्यक्ति के द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर खरीदा गया है। प्रति महीने वो 6,000 रुपए इन्वेस्ट करता है। औसत अंशों का मूल्य यहाँ पर हमें निकालना है। तो हम देख लेते हैं। इसमें यहाँ पर दिया गया है प्रति माह निवेश की गई राशि यहाँ पर दी गई है। प्रति माह यहाँ पर निवेश की गई राशि दी गई है रुपए में। प्रति अंश मूल्य यहाँ पर दिया गया है और अंशों की संख्या अर्थात 1 डिवाइडेड बाई 2। जैसे फर्स्ट महीने में हम देख लेते हैं 6,000 निवेश किया, कितने रुपए प्रति अंश के मूल्य से, 40 रुपए प्रति अंश के मूल्य से निवेश किया गया। और उसी तरीके से टोटल ये अंश की संख्या हो जाती है। हम 6,000 में 40 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 150। द्वितीय महीने में हम देखते हैं तो ये 6,000 रुपए निवेश कर रहा है 50 रुपए प्रति अंश की दर से, तो 6,000 डिवाइडेड बाई 50 तो ये हो जाता है 120 अंश। थर्ड मंथ में भी 6,000 रुपए का निवेश कर रहा है और एक शेयर का मूल्य है 60 रुपए। तो इस तरीके से 6,000 डिवाइडेड बाई 60 करेंगे तो ये 100 शेयर आ जाएगा। फोर्थ मंथ में 6,000 फिर निवेश कर रहा है, एक शेयर का मूल्य है 48 रुपीज। तो इस तरीके से नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा 125। एंड लास्ट मंथ में अगेन 6,000 निवेश किया जा रहा है। यहाँ पर एक शेयर का मूल्य है या एक अंश का मूल्य है 75 रुपीज। तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे 80 शेयर। तो हम इसका टोटल कर लेते हैं। तो 5 महीने में कुल निवेश इन्होंने किया है 6,000, 5 बार तो 6 पंचे 30 अर्थात 30,000 रुपए कुल निवेश की राशि है। और कुल अंशों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये 150, 120, 100, 125, 80, ये पांचों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 575। तो ये 575 जो है अंशों की संख्या आ जाएगी। इसका औसत हो जाएगा, अंशों का औसत मूल्य निवेश की गई कुल राशि
और अंशों की कुल संख्या। तो यहाँ पर निवेश की गई कुल राशि कितनी है 30,000 और अंशों की कुल संख्या कितनी है 575 या 575। तो इस तरीके से अंशों का औसत मूल्य आता है 52.17 या 52 रुपीज 0.17। तो इस तरीके से अंशों का औसत मूल्य हो जाता है। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर एक सारणी दिया गया है, इस निम्न सारणी के माध्यम से औसत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक सारणी दी गई है, वर्ग दिया गया है, आवृत्ति दिया गया, अर्थात क्लास दी गई है और फ्रीक्वेंसी दी गई है। क्लास दिया गया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। इसी तरीके से आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी दी गई है 12, 13, 10, 8 एंड 7। इसका हम जो है औसत निकालते हैं। तो औसत निकालने के लिए हम इसका एक और सारणी बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर वर्ग दी गई है, वर्ग या क्लास, इसका मिड वैल्यू या मध्य मूल्य निकाल लेते हैं जिसको हम x मानते हैं, और फ्रीक्वेंसी जो दी गई है उसको रख लेते हैं, इसको हम आवृत्ति बोलते हैं, इसको हम f के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दोनों का गुणनफल अर्थात ये मध्य मूल्य x और ये आवृत्ति का गुणनफल, इसको हम fx के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। इसको भी हम नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर पहले वर्ग दिया गया है 0 to 10। 0 to 10 का मध्य मूल्य हो जाएगा, 0 को हम बोलते हैं लोअर लिमिट और 10 को बोलते हैं अपर लिमिट, अर्थात निम्न मूल्य और अधिकतम मूल्य। यहाँ पर मध्य मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, निम्न मूल्य प्लस अधिकतम मूल्य अर्थात 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, अर्थात 0 + 10 हो जाएगा 10, 10/2 अर्थात हो जाएगा ये 5। आवृत्ति यहाँ पर दी गई है, आप देख सकते हैं 12 पहले से है तो 12 दी गई है। दोनों का गुणनफल कर देंगे 5 × 12, तो ये हो जाएगा 5 × 12 = 60। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्लासेस दिया गया है 10 to 20, 10 to 20 यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो इसका मिड वैल्यू या मध्य मूल्य आ जाएगा 10 + 20 अर्थात 30। 30 डिवाइडेड बाई 2 अर्थात ये क्या कितना हो जाएगा 15। 15 यहाँ पर फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति दी गई है 13, 15 × 13 ये हो जाएगा 195। नेक्स्ट क्लास यहाँ पर दिया गया है 20 to 30। 20 to 30 का मिड वैल्यू हो जाएगा 20 + 30 डिवाइडेड बाई 2 अर्थात 50 डिवाइडेड बाई 2 अर्थात 25। 25 यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी गई है 10, तो 25 × 10 ये कितना हो जाएगा 250। नेक्स्ट क्लास यहाँ दिया गया है 30 to 40। यहाँ पर इसका मिड वैल्यू आ जाएगा 30 + 40 डिवाइडेड बाई 2 अर्थात 70 डिवाइडेड बाई 2 = 35। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दी गई है 8, तो हम 8 का यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 35 के साथ, तो 35 × 8 ये हो जाएगा 280। लास्ट यहाँ पर क्लास दिया गया है 40 to 50, तो 40 to 50 यहाँ आ जाएगा। इसका मिड वैल्यू आ जाएगा 40 + 50 अर्थात 90। 90 डिवाइडेड बाई 2 अर्थात कितना हो जाएगा 45। तो 45 और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी गई है 7, तो 45 × 7 ये हो जाएगा 315 अर्थात 315। तो इस तरीके से हम सभी पांचों आवृत्ति या और वर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। यहाँ पर टोटल कर देते इसका योग हो जाएगा, हम फ्रीक्वेंसी का योग कर देंगे, इसको हम f यहाँ पर है, इसका योग हो जाएगा σf या इसको हम n भी बोल सकते हैं। ये हो जाएगा 50, 12 + 13 + 10 + 8 + 7 ये हो जाएगा 50। इसी तरीके से हम fx का योग कर देंगे 60 + 195 + 250 + 280 + 315 ये टोटल हो जाएगा 1100। क्योंकि ये fx है और इसका हम योग कर रहे हैं, ये हो जाएगा σfx। अब हम इसका औसत कैसे निकालेंगे, आपको पता है औसत का सूत्र क्या होता है, बार x = σfx डिवाइडेड बाई n। तो यहाँ पर fx कितना दिया गया है 1100 और n बराबर कितना दिया गया है σf या n = दिया गया है 50। ये हो जाएगा 1100 डिवाइडेड बाई 50 = हो जाएगा 22 और यही जो है इस दिए गए सारणी का औसत होगा। इट्स क्लियर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। एक कार्यालय में 25 कर्मचारियों का औसत भार 60 किलोग्राम है। यदि बॉस का भी भार सम्मिलित कर दिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। बॉस का भार ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 25 कर्मचारियों का औसत भार कितना दिया गया है। यहाँ पर दिया है 25 या 25 कर्मचारियों का औसत भार है 60 किलोग्राम।
तो 25 कर्मचारियों का कुल भार कितना हो जाएगा? जब औसत भार 60 किलोग्राम है तो इनका कुल भार कितना हो जाएगा? 60 अर्थात 60 इंटू 25 अर्थात 1500 किलोग्राम। और 25 कर्मचारियों में यदि बॉस का औसत भार जोड़ दिया जाता है तो कितना वृद्धि हो जाता है? 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है अर्थात आधा किलो की। तो 25 कर्मचारियों प्लस बॉस का औसत भार कितना हो जाएगा? आपको पता है 25 कर्मचारियों का औसत भार कितना है? 60 किलोग्राम। और बॉस के भार को भी शामिल कर दिया जाए तो 500 ग्राम बढ़ जाता है, तो प्लस 500 ग्राम जोड़ देंगे तो 500 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.5 किलोग्राम हो जाएगा। तो 60 प्लस 0.5 किलोग्राम इक्वल टू हो जाएगा 60.5 किलोग्राम। ये टोटल 26 व्यक्तियों का औसत भार हो जाएगा अर्थात 25 कर्मचारी और एक बॉस का। इस तरीके से 25 कर्मचारी और बॉस का कुल भार कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हम देखते हैं तो 60.5 किलोग्राम इनका औसत भार आया है, तो कुल भार कितना हो जाएगा? 60.5 इंटू 26। अब ये 26 कहां से आया? तो 26 है 25 कर्मचारी और एक बॉस अर्थात 26। इस तरीके से आ जाएगा 1573 अर्थात 1573 1573। अब बॉस का भार कितना हो जाएगा? तो यहां पर देखते हैं 26 व्यक्तियों का भार कितना है? कुल भार 1573 और 25 कर्मचारियों का भार कितना है? 1500। तो ये 26 व्यक्तियों का भार अर्थात इसके बाद सहित जो है कुल भार कितना है? 1573 और कर्मचारियों का भार है 1500। तो 1573 में से 1500 घटा देंगे। इस तरीके से बॉस का भार आता है 73 किलोग्राम अर्थात 73 किलोग्राम। यही जो है उनके बॉस का औसत भार होगा। तो ख्याल से आप लोगों के औसत जो है समझ में आ गया होगा। आप लोग दिए गए और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दी जा रही है, इनको आप बनाकर देखिए और कमेंट बॉक्स, ये क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, 3 क्वेश्चन यहाँ पर अभ्यास के लिए दिया जा रहा है, इसको आप बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसके आंसर के बारे में। ओके, आप सभी को बहुत बहुत